बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब एक मरतबा फिर आपके साथ है। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 9 आज पढ़ेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2, बुक है क्यू के गौरी की। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है कि फोर्सेस P, 2P, 3P, 6P, 5P and 4P act respectively along the sides A, B, C, B, C, D, E, D, E, F and AF of a regular hexagon of side A। यानी एक रेगुलर हेक्सागन है और उसकी हर साइड जो है वो उसकी लेंथ A के बराबर है। The sense of the forces being indicated by the orders of the letters, यानी जिस तरह उनकी डायरेक्शंस हैं उस हिसाब से हम उनके वो जो ऑर्डर है इन फोर्सेस का। और हमने प्रूव करना है कि 6 फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू ए कपल। ये सारी की सारी फोर्सेस जो है वो एक कपल के इक्विवेलेंट हैं। तो गोया यहाँ पे हमारे पास ये 6 फोर्सेस हैं। मैं इनके ऊपर ये फोर्सेस चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इनके ऊपर ये डालना ज़रूरी है। हमने प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंट है टू ए कपल है। तो सबसे पहले हमें जो ज़रूरत है यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करने की है। यहाँ पे ये कुछ सोल्यूशन के साथ मैंने कुछ इंग्लिश ऑलरेडी लिखी हुई है। फिलहाल कंसीडर करें कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसकी तरफ अभी तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक रेगुलर हेक्सागन। ये मैंने एक रेगुलर हेक्सागन इंसर्ट कर दी है और फर्ज करें कि ये इसका ये ए है, बी, ये सी, ये सी हो गया, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई कह लें और ये पॉइंट एफ। इनके साथ जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो भी देख लें। अब फोर्स P जो है वो एक्ट कर रही है साइड ए बी के। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। फिर अगली फोर्स जो CB है, BC नहीं है, CB है, और यही इन्होंने बताया कि द सेंस ऑफ द फोर्सेस बीइंग इंडिकेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स। तो इन ऑर्डर्स, इसका C से B की तरफ ऑर्डर है तो इसको हम यूं डिपिक्ट करेंगे और इसको लिख देंगे 2P। फिर तीसरी फोर्स है CD और इधर है 3P, तो यहाँ पे आ जाएगी 3P। फिर है ED और ये फोर्स है 6P के बराबर। इसके बाद ED, E से D की तरफ, और इसकी जो फोर्स है ये है 5P। एंड लास्टली AF और ये 4P के बराबर है। तो ये हमारे पास गिवन फोर्सेस हैं। ये हमने इस पे ड्रॉ कर दी हैं। हमें पता है कि ये एंगल जो है हर एंगल 120 के बराबर होता है, याद रखें। ये एंगल जितने भी हैं यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन का हर इंटीरियर एंगल 120 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जितना कुछ हमने यहाँ पे बनाया है वो यहाँ पे सोल्यूशन में लिखा हुआ है। अब मैंने वो टाइम बचाने के लिए पहले लिख दिया था कि कंसिडर द गिवन फोर्सेस एक्टिंग along the sides of a regular hexagon as shown in the figure. Take AB as x-axis। तो इसको हम x-axis ले लेते हैं। ये लें जी। और आगे ये भी याद रहे कि यहाँ पे दिए हुए ईच रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड A, यानी इन सब की साइड जो है वो A है, तो वो मैंने लिख दिया है कि AB, BC, CD, D, E, F और FA सबके सब A के बराबर है। तो हमने प्रूव क्या करना है जी? प्रूव दैट 6 फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू ए कपल। ये जो फोर्सेस हैं वो एक कपल के इक्विवेलेंट हैं। तो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो, उनका और रिजल्टेंट जो है वो 0 के बराबर हो
लेकिन उनका मोमेंट जो है वो जीरो के बराबर ना हो, तो वो जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए कपल। तो ये चीज एक्चुअली हमने प्रूव करनी है, ये चीज, ठीक है जी। यानी हमने प्रूव करना है कि गिवन सिस्टम का जो रिजल्टेंट है वो जीरो है और इनकी जो मोमेंट है वो जीरो नहीं है। तो अगर ये हम साबित कर देते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि सिक्स फोर्सेस आर इक्वल टू अ कपल। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट आर बी दी रिजल्टेंट। सबसे पहले हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं कि क्या जीरो के बराबर है या नहीं। लेट आर बी द रिजल्टेंट फोर्स, या फोर्स भी रहने दे, रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेस। Therefore, then R किसके बराबर होगा, इसकी मैग्नीट्यूड ये बराबर होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बराबर होती है जी। वेयर एक्स और वाई क्या है, वेयर एक्स वाई आर दी रिजॉल्व पार्ट्स of the resultant. So therefore हम मालूम करते हैं कि x किसके बराबर होगा, पहली फोर्स P और इसका एंगल। अब ये देखें ये फोर्स इस तरफ जा रही है और x एक्सिस के साथ इसका कोई एंगल नहीं बन रहा, तो इसको हम लिख लेंगे P cos ऑफ 0 डिग्री, ठीक है जी, प्लस इसके बाद अब दूसरी फोर्स 2p। अब ये एंगल क्या बन रहा है, ये अभी हमें थोड़ा सा इसको ढूंढना होगा। ये फोर्स एक्चुअली ये चल रही है, ये तो हमने ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये एंगल मालूम करना है। मालूम कौन सा करना है एंगल हमने, वो ये वाला एंगल, ठीक है जी। तो अगर ये एंगल 120 डिग्री है, सॉरी यहां से लेके यहां तक, दिस इज 180 डिग्री, सबको पता है। और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल जो है, ये जो ग्रीन कलर 120 डिग्री है, तो ये एंगल जो है अल्टरनेट एंगल, ये भी 120 के बराबर होगा। जब ये 120 के बराबर है तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये एंगल भी 180 के बराबर होता है, तो ये वाला एंगल हमारे पास रह जाएगा और ये एंगल होगा 60 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये येलो कलर में कलर है एंगल है, वो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री, ये वाला 180 डिग्री और प्लस ये 60 डिग्री, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा 240 डिग्री। ये एंगल जो है 240 डिग्री के बराबर होगा। इसके बाद हम पहले सारे एंगल्स निकाल लेते हैं। ये एंगल किसके बराबर होगा, इसको देखना पड़ेगा। अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस की पैरेलल एक लाइन है, तो ये भी एक्स एक्सिस होगा। ये सारा एंगल 120 के बराबर है, तो आधा एंगल यहां तक 60 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास ये सारा एंगल 180 के बराबर है, ये वाला एंगल ये 180 के बराबर आ गया। तो हमें तो चाहिए ये वाला एंगल, ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री के बराबर। इसके बाद इसकी बारी है, तो ये एंगल जो है ये भी 0 बना रहा है, तो ये एंगल 0 आ जाएगा। इसके बाद ये इसकी बारी आ जाए, इसको देखें, अगर इसको हम यहां तक एक्सटेंड कर दें, ये हमें पता है
ये 120 के बराबर है, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वाला एंगल ये 60 के बराबर आ जाएगा, और ये वाला एंगल जो है ये ऑलरेडी 180 के बराबर होगा। तो गोया ये पूरा एंगल जिसे मैं येलो से शो कर रहा हूं, इसको मैं इसी तरह लिख लेता हूं, चलें, क्योंकि जगह नहीं है इतनी ज़्यादा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस ये वाला 60 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 240 डिग्री। ये वाला एंगल यहां से यहां तक ये 240 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इसके बाद अगला एंगल आप देखें, ये वाला, ये हमने बता दी, ये वाली फोर्सेस की बारी आ जाएगी। ये क्या बन रहा है एंगल, तो इसको देखें जी, ये यहां से सिंपल सा एंगल बन रहा है, तो ये 120 के ही बराबर आ जाएगा, तो ये वाला एंगल 120 के बराबर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अब इस फोर्स को, इसको लिखते हैं P cos ऑफ 0, दूसरी है प्लस 2P cos ऑफ 240 डिग्री, प्लस इसके बाद तीसरा एंगल है ये 3P cos ऑफ ये 120 डिग्री, फिर नेक्स्ट आ गया 6P, और इसका एंगल चूंकि 0 बन रहा है तो ये cos 0 आ जाएगा, प्लस 5P cos ऑफ 240 डिग्री, और आखिर में 4P इंटू cos ऑफ 120 डिग्री। ये हमारे पास एंगल्स आ गए, और ये इसका रिजॉल्व पार्ट लॉन्ग एक्स एक्सिस आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू P cos 0, cos 0 1 के बराबर होता है, हमने 1 पुट कर दिया, प्लस आगे 2P cos 240 डिग्री माइनस 1/2 के बराबर है, प्लस 3P इंटू cos 120 डिग्री, ये भी माइनस 1/2 के बराबर होता है, प्लस 6P cos 0 1 के बराबर आ गया, प्लस 5P cos 240 डिग्री हमने पहले भी लिखा है, ये माइनस 1/2 के बराबर है, तो माइनस 1/2 लिख दिया, प्लस 4P cos 120 डिग्री, ये भी माइनस 1/2 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से आप देखें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 इंटू 2 आर 4, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर x हमारे पास आ जाएगा P, ये माइनस P माइनस 3P/2 प्लस 6P माइनस 5P/2 और माइनस 2P, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, तो यहां से ये माइनस P और P ये भी कैंसिल हो जाते हैं, बाकी क्या रह गया हमारे पास, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस x इज इक्वल टू, यहां से आप देखें P P P P P को हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा माइनस 3/2 प्लस 6/1 माइनस 5/2 माइनस 2/1, और अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। दिस इज इक्वल टू P
एलसीएम आ गया इन सबका 2, क्या आ जाएगा -3 प्लस 12 -5 -4, दिस इज इक्वल टू P इंटू, ये 12 प्लस के हैं और ये -4 -5 और -3, तो 12 -12 डिवाइड बाई 2, this is equal to P into 0 and this is equal to 0. So therefore x हमारे पास आ गया is equal to 0. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको आप 2 कह दें और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ठीक है जी, सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब हम सेम पैटर्न पे रिजॉल्व पार्ट अलोंग दी y एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखते हैं नाउ कैपिटल Y इज इक्वल टू, जहां जहां पे कॉस था वहां पे हमने अब साइन कर देना है और कुछ नहीं। जैसे P cos 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा P साइन ऑफ 0 प्लस 2P साइन ऑफ 240 डिग्री प्लस 3P कॉस ऑफ, सॉरी कॉस नहीं आएगा, अब साइन चलेगा, साइन ऑफ 120 डिग्री प्लस 6P साइन 0 डिग्री प्लस 5P साइन ऑफ 240 degree and lastly 4P into sine of 120 degree. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। दिस implies P साइन 0 0 के बराबर प्लस 2P साइन 240 और साइन 240 की वैल्यू हमारे पास देख लेते हैं, एक मिनट ज़रा मैं चेक कर लूँ, ये थोड़ी सी वैल्यूज भूल जाती हैं इसलिए मैंने इसे कंफर्म करना था। तो साइन 240 जो है वो -3√/2 के बराबर है प्लस 3P साइन 120 डिग्री, ये प्लस 300√/2 के बराबर होगा प्लस 6P इंटू साइन 0 0 के बराबर आ गया प्लस 5P, अब एक दफ़ा फिर ये साइन 240 तो ये हो जाएगा -300√/2 प्लस 4P इंटू साइन 120 डिग्री 300√/2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे ये देखें ज़रा गौर से, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ये तो हो गए 0, बाकी क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे देखें ये -300√/2 300√/2 300√/2 300√/2, तो हम इन सब में से 300√/2 कॉमन ले लेते हैं। बाकी क्या रह गया यहाँ पे -2P, यहाँ पे रह जाएगा प्लस 3P, यहाँ पे रह जाएगा -5P और यहाँ पे रह जाएगा प्लस 4P। तो ये हमारे पास आ जाएगा 300√/2, ये 3P और प्लस 4P प्लस 7P और ये माइनस और माइनस, ये -7P। So this is equal to 3 into 2 and 300√/2 into 0. So this is equal to 0. So therefore कैपिटल Y is equal to 0 आ गया। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। Now equation number 1 will give us R is equal to
एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर, वाई की जगह 0 का स्क्वायर, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 0। ये पहला रिजल्ट है जो हमने प्रूव कर दिया है कि इक्वेशंस जो है वो उस वक्त इक्वलेंट होंगी जब इनका रिजल्टेंट 0 होगा, लेकिन ये एक कंडीशन काफ़ी नहीं है। अब हमने ये भी प्रूव करना है कि जो गिवन फोर्सेस हैं उनका मोमेंट जो है वो 0 नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका मोमेंट हम मालूम कराएंगे इसके सेंटर के। तो आइए इसका सेंटर फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए मैं यूं कर लेता हूं कि एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, फिर इसके परपेंडिकुलर से यहाँ पे और यहाँ पे एक और कर देता हूं। तो ये तकरीबन इसका सेंटर आ गया। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा, ताकि ये कंफ्यूज ना करे, इनको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। इनको मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा लाइनें जब लगेंगी थोड़ा सा कंफ्यूजन सी बन जाती है और डायग्राम एक अजीब सी लुक देनी शुरू कर देती है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इस तरीके से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये सिर्फ हम मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए ये लाइनें लगाई हैं। मोमेंट का हमें पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो पहली फोर्स है ये P है, ये मोमेंट पॉइंट O है। ठीक है जी। यहाँ पे हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं, इसका कोई नाम रखना पड़ेगा, D कर देते हैं इनके पॉइंट्स, क्योंकि ये सब के सब बराबर हैं तो ये डिस्टेंस D के बराबर है। तो ये हमने अब मालूम करना है, ये फोर्स P और इसका डिस्टेंस D, ये अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां से देखें, इस फोर्स का, ये फोर्स है P और इसका डिस्टेंस D। ये सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, ये बराबर हैं क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है। तो इन सब के डिस्टेंसेस D होंगे, बराबर होंगे। ठीक है जी। अब इस फोर्स को देखें, ये फोर्स यूं जा रही है। ठीक है जी। अगर यहां से हम इसको चलाएं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O के, अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, यहां से चलेंगी, तो ये यहां पे अगर कोई हम सिक्का रख दें तो वो उसको टर्न करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मोमेंट क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। P फोर्स हो गई और इसका डिस्टेंस D। तो अब यहां पे लिख लेते हैं, लेट G be the moment of all the forces about O, therefore G is equal to, पहली फोर्स हो जाएगी PD। अब दूसरी फोर्स देखें, ये 2P है। अब इस फोर्स को अगर मैं यहां से उठा के थोड़ा सा यहां पे ले आऊं और यहां पे मेरे पास एक सिक्का पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे एक बना के दिखा देता हूँ। फर्स्ट करें, यहाँ पे एक सिक्का पड़ा हुआ है, ये इस फोर्स को मैंने उठाया और यहाँ पे ले आया। ठीक है जी। इसको उठाया पैरेलल में, ये फोर्स जैसे ही इधर आके इससे टकराएगी तो ये जो सिक्का है ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसका मतलब है कि इस यहाँ पे जो मोमेंट होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है जी। ये मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि हम इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो मेरी वो वाली वीडियो देख सकता है, जिसमें मैंने बड़ी
डिटेल के साथ ये बताया हुआ है कि मोमेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है। तो ये आ जाएगा 2p इंटू डी विद नेगेटिव साइन, तो यहां पे आ जाएगा -2pd। इसके बाद तीसरी चीज है ये 3p। अब फिर इसको देखें, यहां पे अगर एक हमारे पास ये सिक्का पड़ा हुआ है और इस 3p डायरेक्शन को, फोर्स को मैं यहां पे लेके आता हूं और ये जब इस पे जाके यहां पे टच करेगी तो ये सिक्का जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब है कि इस फोर्स 3p की जो मोमेंट होगी वो पॉजिटिव होगा। तो इसको हम हटा देते हैं और इसको यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, +3p इंटू डी। इसके बाद चौथी फोर्स को देखें, ये 6p है। अब इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास एक सिक्का पड़ा हुआ है और इस फोर्स को मैं नीचे लेके आता हूँ। जैसे ये फोर्स नीचे आई, जैसे यहाँ पे टच करेगी क्या होगा, ये वाला सिक्का जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज है, यानी ये वाला जो मोमेंट होगी वो नेगेटिव होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं -6pd। अगली फोर्स 5p। इससे पहले हम इसको जरा डिलीट कर देते हैं। अब ये 5p है, डिस्टेंस सेम ही है। यहां पे हमारे पास एक सिक्का पड़ा हुआ है। इस 5p को अगर मैं यहां पे ले आऊं और इसके इस एज को पहले ये टच करेगा तो ये डायरेक्शन जो है वो इसमें मूव करना शुरू कर देगा, ये वाला सिक्का। तो ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे मोमेंट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +5pd। एंड देन लास्ट वन, ये 4p को देखते हैं। ये 4p, फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास O पॉइंट के ऊपर सिक्का पड़ा हुआ है, ये 4p इस डायरेक्शन में है। तो गोया ये फोर्स जब यहाँ पे आके अप्लाई करेगी तो इस सिक्के को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मोमेंट होगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं -4pd। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो डिनोट करते हैं। अब हम इस फिगर को फाइनलाइज कर देते हैं। ये पॉइंट O है। तो देखते हैं टोटल मोमेंट क्या आ गया। दिस इम्प्लाइज G इज इक्वल टू, ये PD प्लस में है, ये माइनस में। तो PD अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 +3 -6 +5 -4। इनको कैलकुलेट कर लें, ये 1 और ये 3 4 और ये 5 5 3 8 और 1 9। और इधर क्या है, माइनस वाले -2 -6 और -6 4 10 और 2 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास PD इंटू प्लस के हैं 3 4 और 5 9 9 -12। सो देयरफॉर G इज इक्वल टू -3PD। ये आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने दो चीजें बतानी थी कि एक तो जो रिजल्टेंट है वो 0 आना चाहिए, जो कि हमने प्रूव किया यहाँ पे, ये वाला चीज। और दूसरा मोमेंट 0 नहीं आना चाहिए। तो हैंस हम कहेंगे R इज इक्वल टू 0
G is not equal to 0. Therefore, the given system of forces is equivalent to a couple, क्योंकि ये कंडीशन जो है ना चाहिए होती है और यही हमने प्रूव करना था, हैंस दी प्रूफ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था कि अगर R जो है वो किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस का जीरो हो लेकिन उसका मोमेंट जीरो ना हो तो वो पूरा सिस्टम जो है वो इक्विवेलेंट टू अ कपल होता है। ये हमने प्रूव करना था। आई होप कि ये एक आसान सा क्वेश्चन, यहाँ पे जो इसकी एंगल्स हैं उनको अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएं तो इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नई क्लास में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।